डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल के पार्ट, सेल ऑर्गेनेलिज को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सेल का एक इन शॉर्टकट एक आई कॉन्सेप्ट के साथ एक रिव्यू लिया था एक वीडियो में। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम सेल की ऑर्गेनेलिज को पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सेल के ऑर्गेनेलिज में जो हम आज पहली ऑर्गेनेली को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, keep remember one thing that this cell membrane is also called plasma lemma. This is also called plasma lemma. एक तो पुराने नाम है जो आप पाते हैं, इट आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट आल्सो नोन एज selectively semi-permeable membrane, it is also known as semi-permeable membrane, वो तो आप पाते हैं। But the thing which you don't know is cell membrane is also called plasma lemma. It is also called plasma lemma. This is the first one to be remembered. The second thing to be remembered about the cell membrane is that it is the chemical barrier. It is the chemical barrier. It is the chemical barrier around the cell which control transport across the cell. सेल के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होती है, दैट ट्रांसपोर्ट इज द कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड, दैट ट्रांसपोर्ट इज कंट्रोल्ड और regulated by chemical barrier, and this chemical barrier is known as cell membrane. Number 3, the main point, composed of cell membrane is composed of lipids and proteins. According to the content, lipids are more and protein are less, but according to the weight of the substances, protein is more and lipid is less. It is composed of lipids and proteins. Which lipids? Phospholipids. And the cell membrane contain phospholipid in the form of bilayer, form. Yes. And number 4 thing to be remembered is that it is composed of lipids and protein. Lipids are in the form of phospholipid, and phospholipid is arranged in the form of bilayer. One thing to be remembered: phospholipids gives what? Fluidity to cell membrane. The fluidity of the cell membrane is due to phospholipids, or this fluidity is regulated by cholesterol. Good. कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है, बट फ्लूइडिटी को रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल करता है, जबकि फ्लूइडिटी किस वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। एक और बात, ड्यू टू द फ्लूइडिटी इज रेगुलेटेड बाय कोलेस्ट्रॉल। इस प्रॉपर्टी की वजह से कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो कॉल्ड what? Fluidity buffer is also called fluidity buffer. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फ्लूइडिटी बफर भी कहते हैं। किसको? कोलेस्ट्रॉल को। किस तरह कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है? डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं यहाँ पर एक
स्मॉल डायग्राम क्या करूं, ड्रॉ करूं। जो स्टूडेंट्स, ये है फॉस्फोलिपिड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर। ये जो फॉस्फोलिपिड है, इनका जो एड है, ये फॉस्फोलिपिड क्या है, ये फॉस्फोलिपिड एड है। ये फॉस्फोलिपिड एड है। ये जो फॉस्फोलिपिड हेड है, ये फॉस्फोलिपिड हेड क्या है, ये फॉस्फोलिपिड हेड हाइड्रोफिलिक है। इट इज हाइड्रोफिलिक, अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द पोलर सब्सटेंसेस लाइक वाटर। और ये जो फॉस्फोलिपिड टेल है, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड टेल। ये जो फॉस्फोलिपिड टेल है, ये फॉस्फोलिपिड टेल क्या होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है। मीन्स दे आर वाटर और पोलर सब्सटेंसेस रिपेलेंट। ये क्या करते हैं, पोलर सब्सटेंसेस को रिपेल करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स, ये जो फॉस्फोलिपिड है, इनकी वजह से क्या होती है, इनकी वजह से फ्लूइडिटी होती है। ये फॉस्फोलिपिड की वजह से क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। अब फॉस्फोलिपिड में भी किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड टेल्स। फॉस्फोलिपिड टेल्स की वजह से क्या है, फ्लूइडिटी है। फॉस्फोलिपिड टेल में फिर किसकी वजह से फ्लूइडिटी है, फॉस्फोलिपिड टेल में फिर फ्लूइडिटी किसकी वजह से है, ड्यू टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से क्या है, फिर फॉस्फोलिपिड टेल में फ्लूइडिटी है। और दो स्टूडेंट्स, इन दो फॉस्फोलिपिड टेल्स के दरमियान, यहाँ इनके दरमियान क्या है जो स्टूडेंट्स, इनके दरमियान है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल लाइक दिस इन ब्लू। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है, ये है कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल इन फॉस्फोलिपिड टेल्स को ना एक दूसरे से ज्यादा दूर होने देते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ ज्यादा नजदीक आने देते हैं। इस मैकेनिज्म से ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को रेगुलेट करते हैं और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल बफर कहा जाता है। अब जो स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखें कि ये जो फॉस्फोलिपिड हेड है, ये जो फॉस्फोलिपिड हेड है, ये फॉस्फोलिपिड हेड्स क्या करते हैं, ये फॉस्फोलिपिड हेड्स मूवमेंट करते हैं। यानी ये फॉस्फोलिपिड हेड यहां से इस तरह क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। ये फॉस्फोलिपिड हेड यहां से इस तरफ क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। और एक फॉस्फोलिपिड इस तरह क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। यस, ये क्या कर सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं। फॉस्फोलिपिड हेड, ये फॉस्फोलिपिड हेड यहाँ है, इट कैन बी हियर। और ये फॉस्फोलिपिड जो यहाँ है, ये यहाँ भी हो सकता है। और ये फॉस्फोलिपिड जो नीचे है, फॉस्फोलिपिड हेड जो नीचे है, ये ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है। दिस movement is known as flip-flop movement. This is known as flip-flop movement. This is known as flip-flop movement. इसे flip-flop movement क्या कहते हैं, अब दिस मीन्स एक ये हो गया। इसके अलावा जो मेन पॉइंट होगा वो मैं ये लिखूंगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज एसाइमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज सेल मेम्ब्रेन इज एसाइमेट्रिक मीन। सेल मेम्ब्रेन एसाइमेट्रिक है। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा लीमा है, इसके सरफेस पर हमारे पास क्या होते हैं, इसकी सरफेस पर जो आउटर सरफेस है, द सरफेस नॉट टुवर्ड द साइटोप्लाज्म बट द सरफेस टुवर्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ इसका सरफेस है सेल फॉस्फोलिपिड का, वो उसके ऊपर क्या होते हैं, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट चेन होते हैं। तो उसके ऊपर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेन होते हैं। ये जो ब्लैक में ड्रा किए हैं, these are कार्बोहाइड्रेट चेन्स। ये कार्बोहाइड्रेट चेन है।
और डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन है, ये कार्बोहाइड्रेट चेन सिर्फ आउटर सरफेस पर होते हैं, दे आर नॉट एट द इनर सरफेस एंड ड्यू टू द प्रेजेंस और ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ carbohydrate chain on the cell membrane outer surface. The cell membrane is what? The cell membrane is asymmetric. Cell membrane is asymmetric due to the presence of carbohydrates on outer surface, not at inner सरफेस। इनर सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट नहीं होते और सिर्फ आउटर सरफेस पर होते हैं। This due to this the cell membrane looks asymmetric. Cell membrane looks asymmetric or gives asymmetric geometry to cell membrane. Okay, dear students, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े और सीखे। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन पॉइंट्स के अलावा हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? इन पॉइंट्स के अलावा हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और प्रोटीन के अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या हो सकते हैं? इट कंटेन glycoprotein and also what? glycolipids। इसके अंदर क्या होते हैं, या सॉरी सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स है, इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं? इनको कंबाइनली हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ये क्या होते हैं? ये इनको कंबाइनली हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। यस डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट्स ये होंगे। ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और भी हैं। वो ये होगा, 8वां पॉइंट ये होगा कि सेल मेम्ब्रेन हैज प्रोटीन on its surface। Cell membrane has protein on its surface that does not embed in it, is called or are called। सेल मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो उसके अंदर धंसते हुए नहीं होते, इनके अंदर एम्बेडेड नहीं होते। वो प्रोटीन क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जबकि वो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पार्शियली या फुली एम्बेडेड है, दे आर नोन हैज व्हाट? इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। एक और पॉइंट ये होगा कि प्रोटीन्स which embeds cell membrane fully or partially are called intrinsic protein or integral protein are called intrinsic or integral protein। yes dear students, अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, जो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये तमाम प्रोटीन क्या होते हैं? ये तमाम प्रोटीन सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ये जो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं? They can be of protein channel। ये क्या होते हैं? प्रोटीन चैनल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये
रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। एंड जो कि पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये क्या हो सकते हैं? ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, दे कैन बी ऑफ रिसेप्टर, ये भी रिसेप्टर हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ इनलाइन and they can be of cell surface markers etc. ये क्या है? ये इनका फंक्शन है। और स्टूडेंट्स, ये रहा सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑर्गेनेल की तरफ, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो खैर ऑर्गेनेल तो नहीं है, बट अब क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना चाहें तो साइटोप्लाज्म में भी हम कुछ मेन पॉइंट्स याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म को पढ़ने से पहले हमें प्रोटोप्लाज्म को जानना होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म तो हम पढ़ेंगे, बट अब कुछ टच हम किसे देंगे? कुछ टच अच्छा हम प्रोटोप्लाज्म को देंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं उठा लूं प्रोटोप्लाज्म, स्टूडेंट्स, तो प्रोटोप्लाज्म को किस तरह डिफाइन करते हैं? हम तो एक ए डिफाइन करते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कंबाइनली क्या कहते हैं? हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि प्रोटोप्लाज्म को हम कह सकते हैं द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने भी लिविंग सब्सटेंसेस है, दिस ऑल लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ द सेल आर नथिंग बट called protoplasm, and protoplasm is also known as the substance of life, yani the substance which gives the characteristics of life, and due to this protoplasm is known as the living substance of the cell, and the living substance of the cell are present in the cytoplasm and न्यूक्लियोप्लाज्म। Therefore, they both are combinedly called प्रोटोप्लाज्म। एक और बात, जो स्टूडेंट्स, एक वर्ड है प्रोटोप्लास्ट। एक वर्ड क्या है? प्रोटोप्लास्ट। अगर हम प्रोटोप्लास्ट को देखें तो हम कहेंगे कि प्रोटोप्लास्ट का मतलब है द सेल विदाउट सेल वॉल, और द सेल फ्रॉम विच द सेल वॉल इज रिमूव्ड। क्या कह सकते हैं? सेल वॉल रिमूव्ड, सेल वॉल रिमूव्ड सेल। वो सेल जिससे सेल वॉल क्या हुआ है? जिससे सेल वॉल रिमूव हुआ है, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लाज्म क्या है हमने अभी डिस्कस किया। अब दो स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म को हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्लासिफाई किया, या इन दोनों को हमने कहा कि क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जिसे हम अलग क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम समझते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को डियर स्टूडेंट्स, सेल के न्यूक्लियस से ये एक सेल है। ये क्या है? ये एक सेल है। इस सेल के न्यूक्लियस से इसके सेल के मेम्ब्रेन तक जितना भी रीजन है, जितना भी एरिया है, दिस रीजन आर एरिया इज नोन एज cytoplasm, and this cytoplasm or this region or area is composed of or it contains fluid gel-like substance, और इस फ्लूइड और जेल लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, या इस रीजन को क्या कहते हैं? हम इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम साइटोप्लाज्म को की बात करें तो साइटोप्लाज्म कंटेन या कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इट कंटेन इज सेल ऑर्गेनेलिस। इट कंटेन सेल ऑर्गेनेलिस। इट कंटेन्स cytoplasmic
cytoplasmic inclusion. It contains cytoplasmic inclusion. And the third is it contains the cytosol. It contains cytosol. सेल ऑर्गेनेलिज इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं, चाहे न्यूक्लियस ही क्यों ना हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गोल्गी बॉडी हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे पैरेंसिसोम हो, चाहे ग्लायोब्लास्टोम हो, चाहे राइबोसोम हो, चाहे जो भी हो, all the organelles are present in a fluid region. That region is known as cytoplasm. एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का मतलब है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का मतलब है द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ द सेल. द नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, सेल के अंदर जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं? वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, lipid droplets etc. lipid droplets etc. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है. एंड स्टूडेंट्स, अगर हम साइटोसोल को देखें तो साइटोसोल को हम बेड ऑफ द साइटोप्लाज्म भी कहते हैं. अब बेड ऑफ द साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? ये साइटोप्लाज्म का एक बिस्तर है, यानी साइटोप्लाज्म का बिस्तर क्या है? साइटोसोल है. एंड दिस साइटोसोल इज नथिंग बट 90% वाटर. साइटोसोल कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो क्या है? 90% वाटर है. अब इस साइटोसोल में जो 90% वाटर है, दैट वाटर इज ऑफ टू टाइप्स. एक को हम कहते हैं प्री वाटर और एक को हम कहते हैं बाउंड वाटर. अब जो ये प्री H2O है, ये वो H2O है जो कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और जो दूसरे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए क्या हो? अटैच हो. इस वाटर को हम कहते हैं बाउंड वाटर. वो वाटर जो कार्ब्स और प्रोटीन के साथ क्या हो? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच हो या कोई और बॉन्ड हो उसके जरिए अटैच हो, इस वाटर को हम कहते हैं बाउंड वाटर. और वो वाटर जो कि किसी मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, दैट वाटर इज नोन एज प्री वाटर. एंड दिस मीन्स ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज द साइट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन. ये क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक साइट होता है. दिस मीन्स साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं सेल की एक और ऑर्गेनेल की तरफ जो कि कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया. हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह काम करता है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया. डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को हम इस तरह कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहेंगे इट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, endosymbiotically originated. ये क्या है? endosymbiotically originated है. डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स. तमाम यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. इसके अलावा सिलेंड्रिकल राउंड इन शेप हो सकता है, यानी इसका शेप या तो सिलेंड्रिकल होगा या तो क्या होगा? राउंड होगा. अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरह ड्रा कर दें, सो डियर स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया है.
इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम ड्रा करें, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रा किया। अब स्टूडेंट्स ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो आउटर सरफेस है या इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। ये क्या है, ये स्मूथ और कंटिन्यूअस है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, दैट इज रफ एंड फोल्डेड। ये क्या है, रफ है और फोल्डेड है। अब स्टूडेंट्स इन चीजों के अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या है, एक मैट्रिक्स पाया जाता है, एक फ्लूइड का एक मादा पाया जाता है। दिस फ्लूइड सब्सटेंस और दिस मैट्रिक्स इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर हम और स्पेसिफिकली जाएं तो इसे हम कहते हैं माइटोसोल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माइटोसोल कहते हैं, दैट इज नोन एज माइटोसोल। और इस माइटोसोल के अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना होता है, इसका अपना राइबोसोम। क्या होता है इसका, इसका अपना एक राइबोसोम है, इसका अपना एक राइबोसोम है। एक नहीं, मतलब देयर आर मेनी राइबोसोम, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, अपने राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अपना एक सर्कुलर नेकेड डीएनए है, सर्कुलर नेकेड डीएनए है, दैट डज नॉट कंटेन हिस्टोन्स। ये इसके अंदर क्या है, एक डीएनए है। इसके अंदर अपना राइबोसोम है। और इसी के साथ साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, ये रफ एंड फोल्डेड है। एंड द फोल्डेड पार्ट ऑफ द फोल्डेड पार्ट ऑफ द फोल्डेड पार्ट ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी पर क्या होते हैं, इस क्रिस्टी पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। इस क्रिस्टी पर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। इसे हम F1 F0 पार्टिकल कहते हैं। एंड इसे हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। एंड दी ऑक्सीसोम आर एलिमेंट्री आर F1 F0 पार्टिकल। स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ये स्पेसिफिकली होते हैं, इन एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, F1 F0 ऑक्सीसोम भी कहते हैं। अगर हम इसे एटीपी सिंथेज कहें तो भी हम गलत नहीं होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज भी, एटीपी सिंथेज भी कहते हैं, एटीपी सिंथेज या सिंथेज, सॉरी, इसे हम एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। अब ये एटीपी सिंथेज एलिमेंट्री पार्टिकल F1 F0 और ऑक्सीसोम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन के जरिए की एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बनाते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और बात ये होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ये क्या है, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। और इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस, व्हिच मीन सेल्फ replicating। यस डियर स्टूडेंट्स, ये है कुछ बेसिक पॉइंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो कि आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एक और ऑर्गेनेल की तरफ, सेल की, जिसे हम कहते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने की कोशिश करें, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने की कोशिश करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इस तरह समझेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये क्या है? ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल का क्या है? ये ट्यूब्यूल्स वेसिकल का एक नेटवर्क है। इसके अलावा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी। इसके ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इसके ट्यूब्यूल्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। इसके अलावा हम ये पॉइंट लिखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इज कंटिन्यूअस with outer nuclear membrane। ये क्या है? ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस है। इसके अलावा जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक अहम बात समझेंगे वो ये होगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that contain राइबोसोम्स, वो जिसके सरफेस पर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, कंटेन राइबोसोम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that does not contain ribosomes is called smooth endoplasmic reticulum or a granular endoplasmic reticulum। अब देख स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं, आखिर क्यों होते हैं? स्मूथ पर क्यों नहीं होते? हम ये कहेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज ribosome just because of or due to riboforin प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं? राइबोफोरिन प्रोटीन होते हैं, या इसमें राइबोफोरिन प्रोटीन होते हैं। और ये राइबोफोरिन प्रोटीन क्या होते हैं? ये राइबोसोम को बाउंड रखते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोफोरिन नहीं होते। Dear students, the sixth thing which we will remember। यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूं तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ये इसका क्या है? रेड क्या है? इसका आउटर मेम्ब्रेन है। अब इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इस तरह कंटिन्यूअस है। ये क्या है? इस तरह कंटिन्यूअस है। ये क्या है? इस तरह कंटिन्यूअस है। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसके साथ कंटिन्यूअस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, तो इस पर राइबोसोम है। इसी वजह से ये क्या है? ये रफ है और वहां पर राइबोसोम नहीं है। ये क्या है? ये स्मूथ है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सामने क्या है? इसके सामने है गोल्गी। इसके सामने क्या होगा? गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस। इसके सामने क्या है?
गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेसिकल्स को किसकी तरफ भेज देता है? ये वेसिकल्स को गोल्जी बॉडी की तरफ क्या करता है? भेज देता है। अब ये जो वेसिकल्स भेजे गए हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन वेसिकल्स पर क्या करता है? कुछ प्रोटीन लगा देता है। इट टेक्स प्रोटीन ऑन द वेसिकल्स मूविंग टुवर्ड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की तरफ ये क्या करता है? गोल्जी बॉडी की तरफ ये कुछ वेसिकल्स को भेज देता है और उन वेसिकल्स पर क्या करता है? कुछ प्रोटीन के टैग लगा देता है। अब ये जो वेसिकल है, अगर इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कॉप 1 प्रोटीन लगाया तो क्या होगा? और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसी वेसिकल पर क्या किया? कॉप 2 प्रोटीन लगाया तो क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस वेसिकल पर कॉप 1 प्रोटीन लगाया तो ये क्या कॉप 1 प्रोटीन क्या होगा? तो ये कॉप 1 जो प्रोटीन है, ये कॉप 1 प्रोटीन क्या करेगा? इस वेसिकल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ भेजेगा और फिर ये वेसिकल गोल्जी बॉडी से वापस कहाँ जाएगी? ये गोल्जी बॉडी से वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ नहीं आएगी, बल्कि ये जाएगी टुवर्ड द सेल ऑर्गेनेलिस। और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करे? वेसिकल पर कॉप 2 प्रोटीन लगाए तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ जाएगी वेसिकल, और फिर गोल्जी बॉडी से वापस कहाँ आएगी? वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है? ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है। ये लिपिड सिंथेसिस करता है। ये जो है कैल्शियम स्टोरेज करता है। ये कैल्शियम स्टोरेज करता है। ये नर्व इंपल्स में क्या करता है? नर्व इंपल्स में हेल्प करता है। ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है इख्तिताम। अब हम आगे एक और ऑर्गेनेली को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस ऑर्गेनेली के जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे। सो यस डियर स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं एक और ऑर्गेनेली को पढ़ने की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो गोल्जी बॉडी है, इसे हम आल्सो कॉल्ड डिक्टायोसोम। इसे डिक्टायोसोम भी कहते हैं। और इसी के साथ क्या है? ये डिक्टायोसोम के साथ इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सो यस डियर स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडी को हम डिक्टायोसोम भी कहते हैं और इसी के साथ साथ इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, इसे हम सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो गोल्जी बॉडी है, ये जो सेल को जो जरूरत की चीजें हैं वो इसी की तरफ आती है।
फिर ये इन पर मुहर लगा देता है और फिर जो जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंचा देता है। नंबर 3 जो हम गोल्जी बॉडी के बारे में तीसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये होगा कि ये जो गोल्जी बॉडी है इट इज स्टेक ऑफ मेम्ब्रेन, या इसे हम कहते हैं स्टेक ऑफ प्लेटेड मेम्ब्रेन। ये प्लेटेड मेम्ब्रेन का क्या है? ये प्लेटेड मेम्ब्रेन का एक गुच्छा है। ये किस तरह, ये क्या है? इस तरह प्लेटेड शीट्स या प्लेटेड मेम्ब्रेन का एक स्टॉक है, एक स्टेक है, और each state of the Golgi body has a sister। ये क्या है? ये भी एक सिस्टम है। और एक बात जो स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो गोल्जी बॉडी है, ये जो गोल्जी बॉडी है इट हैज 2 फेसेस। इसके अंदर इसके क्या होते हैं? इसके 2 फेसेस हैं। एक फेस को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं सिस फेस, एक को हम कहते हैं ट्रांस फेस। ये जो सिस फेस है और ये जो ट्रांस फेस है, सिस फेस क्या है? सिस फेस रिसीविंग फेस है, रिसीविंग फेस है। और ये जो सिस फेस है ये always towards the endoplasmic reticulum होगा। और ये जो ट्रांस स्पेस है ये मैच्योरिंग फेस है। ट्रांस स्पेस क्या है? ये मैच्योरिंग फेस है। और ये जो मैच्योरिंग फेस है, ये ट्रांस स्पेस है, इसका जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? ऑलवेज टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। कहाँ होगी? ऑलवेज टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स ये जो गोल्जी बॉडी है ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके जो मेन फंक्शन है जो ये परफॉर्म करता है दैट इज मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग। अब स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं वो क्या होते हैं? वो इमेच्योर होते हैं। एंड स्टूडेंट्स याद रखें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इमेच्योर सब्सटेंसेस हैं या जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जा रहे हैं दे विल गो इनटू द गोल्जी बॉडी। अगर हम गोल्जी बॉडी को समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि इमेच्योर substances from endoplasmic reticulum are matured here। गोल्जी बॉडी से जो इमेच्योर सब्सटेंसेस आ रहे हैं वो इमेच्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? वो इमेच्योर सब्सटेंसेस कहाँ मेच्योर होंगे? गोल्जी बॉडी में क्या होंगे? मेच्योर हो जाएंगे। किस तरह? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ फास्फोराइलेशन, इन द फॉर्म ऑफ फास्फोराइलेशन, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिथाइलेशन एक्सेट्रा। ये तमाम फंक्शंस कहाँ होते हैं? तमाम फंक्शंस होते हैं गोल्जी बॉडी में। ये कहाँ होते हैं? गोल्जी बॉडी में।